हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका से आने लगे तेजस MK-1A जेट के लिए F-404 इंजन 2 सालों बाद भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर। दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे पाकिस्तान में पहली बार हारकर जिनपिंग ने कर दी चीनी सैनिक तैनात। दोस्तों, मुल्ला मुनीर की सेना से उठा जिनपिंग का भरोसा, बताएंगे सबसे बड़ी ये खबर। साथ ही साथ चीन ने पाकिस्तान के राजदूत को भी किया है तलब, तो वहीं इस्तीफा। 2 जनरल मुनीर पाकिस्तानी सेना में उठे भगावती सुर। जूनियर अफसरों की जनरल असीम मुनीर को सबसे बड़ी चेतावनी, कह दिया तुम्हारा समय हो चुका है खत्म, अब तुम दे दो इस्तीफा। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी RAW को बैन करने का उठाया गया था मांग। अब भारत ने दे दिया इस मुद्दे पर करारा जवाब। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश छोड़ता ही ढाका पहुंचे की जनरल आर्मी चीफ से की मुलाकात। तो वहीं अगर आप भी फोन से पेमेंट करते हैं दोस्तों, राह चलते कहीं भी दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी UPI को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ जो लोग लोन लेते हैं उनके लिए भी लोन के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि वाकई में भारत डिफेंस फील्ड में काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, एनफ मजबूत हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां 2 सालों बाद भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका से आने लगे तेजस MK-1A जेट के लिए F-404 इंजन। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी GE एरोस्पेस ने बुधवार को कहा कि उसने तेजस लाइट कॉम्बैट जेट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 99 F-404 विमान इंजनों में से पहला इंजन दिया है। सरकारी कंपनी HAL तेजस जेट के MK-1A वेरिएंट को और मजबूती प्रदान करने के लिए इंजन खरीद रही है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस MK-1A जेट की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। पिछले साल मार्च में डिलीवरी शुरू होनी थी, हालांकि अभी तक एक भी विमान की डिलीवरी नहीं हुई थी। अमेरिकी विमान रक्षा प्रमुख द्वारा F-404IN-20 इंजन की आपूर्ति शुरू करने से HAL को भारतीय वायुसेना को जेट विमानों की आपूर्ति शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि GE एरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति में देरी ही कारण थी, जिस वजह से HAL द्वारा भारतीय वायुसेना को तेजस जेट की आपूर्ति की समय सीमा निकल गई। जी हाँ, इंजन अगले महीने की शुरुआत तक भारत पहुँचने की उम्मीद है। GE एरोस्पेस के इंजन F-404 को सबसे प्रभावी विमान इंजनों में से एक माना जाता है और ये दुनिया भर में हजारों लड़ाकू जेट विमानों को शक्ति प्रदान करता है। साथ ही ऐसे में दोस्तों, भारतीय वायुसेना को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, पाकिस्तान में पहली बार चीनी सैनिक तैनात। मुल्ला मुनीर की सेना से उठा जिनपिंग का भरोसा। दोस्तों, चाइना ने देश में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच अपनी परियोजनाओं और देशों की सुरक्षा के लिए पहली बार पाकिस्तान में निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान में विभिन्न चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे बोले तो CPEC परियोजनाओं में शामिल अपने इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के तहत चीन की निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने हथियारबंद दस्तों को पाकिस्तान में तैनात करने की मंजूरी मिली है। इससे पहले चीन ने म्यांमार में भी अपने प्राइवेट आर्मी को तैनात किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अपनी 3 निजी कंपनियों डेवे सिक्योरिटी, फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआक्जिन जोंगशान सिक्योरिटी सर्विस को संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किया है। पहले चरण में सिंध प्रांत में 2 CPEC बिजली परियोजनाओं पर 60 चीनी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये कर्मी सुरक्षा में लगी पाकिस्तानी सेना की निगरानी करेंगे। जी हाँ, CPEC के तहत सिंध प्रांत के थारकुल ब्लॉक में 2 बिजली परियोजनाओं पर करीब 6500 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक चीनी नागरिकों के पहले घेरे में चीनी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीनी नागरिकों का बाहरी लोगों से कम संपर्क हो सके। सुरक्षा कर्मी श्रमिकों की योजनाबद्ध आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। इस योजना को दूसरे सुरक्षा घेरे में तैनात पाकिस्तानी सेना के साथ साझा किया जाएगा। दोस्तों, यानी कि इस खबर को सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि चीन ने अपना पहला पड़ाव चल दिया है पाकिस्तान को बर्बाद करने का। आपको याद होगा दोस्तों, काफी समय से चाइना अपने सैनिकों को पाकिस्तान में उतारना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की जनरल मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ बार बार मना कर रही थी, रोक लगा रही थी। यहाँ
था कि पाकिस्तान की जनता भी नहीं चाह रही थी कि चाइना अपने सैनिकों को पाकिस्तान में उतारे, लेकिन मुल्ला मुनीर की सेना चीनियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। ऐसे में चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान को हार कर इजाजत देनी ही पड़ गई। दोस्तों अब आप कह सकते हैं कि अगर चीन ने शुरुआत में कम संख्या में अपने सैनिकों को भेजा है तो वो फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएगी और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को भी कब्जा लेगा, जी हाँ, या पाकिस्तान पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लेगा जिनपिंग। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन आप भी मानते हैं कि आज से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में काउंट डाउन हैज स्टार्टेड जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान के राजदूत को भी तलब किया है, बुला लिया है। अपने नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सैनिक उतारने से पहले बीजिंग में पाकिस्तान के राजदूत ने बताया कि पाकिस्तान और चीन के बीच दक्षिण एशियाई देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सुरक्षा उपायों पर बातचीत की। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तानी सेना में सबसे बड़ी बगावत देखने को मिली है, जहां पर आर्मी चीफ जनरल मुनीर की खाट खड़ी हो गई है। दोस्तों जूनियर अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुरंत के तुरंत इस्तीफा दो, वरना पूरी बात आपको बता दें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम मुद्दों को लेकर परेशानी में पड़े पाकिस्तान पर एक और मुसीबत आन पड़ी है। पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसरों ने सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है, उनसे खुलेआम इस्तीफे की मांग कर दी है। अफसरों ने असीम मुनीर को चेतावनी दी है कि या तो वो इस्तीफा दें या फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर अफसरों ने एक चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की मांग की है। मुनीर पर सेना को राजनीतिक उत्पीड़न और व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने का आरोप लगाया गया। कथित तौर पर कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवानों की लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि मुनीर के नेतृत्व ने पाकिस्तान को 1971 की तरह रसातल में धकेल दिया है, जब देश को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चिट्ठी में कहा गया है कि ये कोई दलील नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है, ये आपका 1971 है जनरल, और हम आपको इसकी छाया में दफन नहीं होने देंगे। अधिकारियों ने मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप कराने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने के जरिए सेना की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हटाने के बाद हुई कार्रवाई और 2024 के चुनावों में हुई गड़बड़ी का भी जिक्र किया गया है। टॉप के खुफिया सूत्रों ने इस चिट्ठी की पुष्टि करते हुए और इसे न केवल विद्रोह बल्कि पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली संस्था के लिए अस्तित्व का संकट बता दिया है। पत्र में चेतावनी दे दी गई है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते हैं तो सेना खुद कार्रवाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। दोस्तों हम बार बार ये बात आपको कह रहे हैं, आप देखिएगा पाकिस्तान और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। ऐसा हम दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के इस सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। वहां के संसद में विधेयक पेश कर लिया गया है, कई सांसदों ने इसमें अपना पूरा समर्थन दे दिया है। दोस्तों अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसे लेकर अमेरिका की संसद में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर राजनीतिक विरोधियों का दमन करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस विधेयक में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से रिहा करने की भी मांग की गई है। दोस्तों अब आप ही समझ लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान में चीन ने अपनी सेना उतार दी है, दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना में ही बगावत हो गई है जहां पर मुनीर को इस्तीफा देने की मांग उठ गई है, और तीसरी दोस्तों अमेरिका भी मुनीर पर बैन लगा देगा। और अगर एक बार विधेयक पारित हुआ तो अमेरिका में दाखिल नहीं हो पाएंगे पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर, यानी कि उनको अमेरिका में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ही मानते हैं पाकिस्तान के बर्बादी के पीछे खुद पाकिस्तान के हुक्मरान ही है और पाकिस्तान की सेना ही है तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और अंत में शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग अमेरिका की इस एजेंसी ने भारत के खुफिया तंत्र खुफिया एजेंसी RAW को बैन करने की मांग उठाई थी अमेरिका में। अब भारत ने दे दिया करारा जवाब, कह दिया है कि अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता ही एक चिंता का विषय है। जी हाँ, यानी कि जैसा को तैसा वाला जवाब दिया है अपने भारत ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF की रिपोर्ट को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि इस आयोग को खुद चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर हत्या की साजिशों में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें की गई थी। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के
के प्रतीक के रूप में भारत की छवि को कमजोर करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि USCIRF की नवीनतम रिपोर्ट पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित आकलन जारी करने के अपने पैटर्न को जारी करने वाली है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि USCIRF द्वारा अलग अलग घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भारत की वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी पर संदेह व्यक्त करने के लगातार प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक चिंता की बजाय एक जानबूझकर किए गए एजेंडे को दर्शाते हैं। बयान में कहा गया है कि वास्तव में तो USCIRF को ही चिंता का विषय माना जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ट्रंप के द्वारा भारत की इस खुफिया एजेंसी RAW को बैन करवाने चली थी, जिसको भारत ने अपने बयानों से ही बैन कर दिया। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों RAW को लेकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश को छोड़ते ही ढाका पहुंचे अमेरिकी जनरल आर्मी चीफ से की मुलाकात। बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के चीन पहुंचते ही अमेरिका के एक शीर्ष सेना अधिकारी ने ढाका का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान से मुलाकात की। दोनों ही सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका बांग्लादेश सैन्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा भी की है। इसमें बांग्लादेश की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिकी मूल के हथियारों के अधिग्रहण से लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि US आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल P. वोवेल ने बांग्लादेश का दौरा किया है। अपनी यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल वोवेल ने बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं में अपने समकक्षों से मुलाकात की। उन्होंने साझा सुरक्षा हितों और चल रहे सहयोग पर प्रकाश डालते हुए बांग्लादेश की सेना के साथ मजबूत संबंधों के लिए अमेरिकी सेना की प्रतिबद्धता को दोहराया है। वैसे भी दोस्तों, बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान कहीं ना कहीं शेख हसीना के सपोर्टर माने जाते हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में उपस्थित न होना और इस अमेरिकी जनरल का बांग्लादेश के जनरल के साथ मुलाकात करना बहुत बड़ा एक संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को और बताने वाला है कि फिर कुछ नया होने जा रहा है बांग्लादेश में। इसी बीच दोस्तों, एक सवाल जो सबके मन में गूंज रहा है, क्या वाकई में बांग्लादेश में सच होने वाला है तख्ता पलट? सेना की तैयारी और मोहम्मद यूनुस की सफाई क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रुथ? दोस्तों, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम आपको बताएंगे। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने का दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। सबूत के तौर पर राजधानी ढाका समेत कई शहरों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी सेना को सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना की आपातकालीन मीटिंग का भी हवाला दिया गया। अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी तख्ता पलट के दावों पर सफाई दे दी है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में उनके प्रशासन के खिलाफ अफवाहों का दौर चल रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर में बांग्लादेश में चल क्या रहा है। एक भारतीय आउटलेट की समाचार रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकारुज्जमान ने सोमवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर और सेना मुख्यालय के अधिकारियों सहित शीर्ष सेना अधिकारियों ने भाग लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों ने कहा है कि सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने या यूनुस के खिलाफ तख्तापलट करने का दबाव बना सकती है। सेना अपनी देखरेख में एक और राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसके अलावा ढाका में बांग्लादेशी सेना की टुकड़ियों की मौजूदगी ने तख्तापलट की अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। ट्रंप प्रशासन की खुफिया रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन सबसे व्यापक और मजबूत सैन्य खतरा बन गया है। ये खुलासा दोस्तों मंगलवार को एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चीन अमेरिकी सरकार, निजी क्षेत्र और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए एक सक्रिय और लगातार साइबर खतरा पैदा कर रहा है। साथ ही उसके परमाणु हथियार और उन्नत वितरण प्रणालियां विनाशकारी क्षति पहुंचाने में सक्षम है। खुफिया प्राधिकरण की वार्षिक खतरा आकलन में कहा गया है कि चाइना के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और सहयोगी सैन्य अभियानों के सभी पहलुओं के खिलाफ जवाबी हस्तक्षेप क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। साथ ही साथ बता दें, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, इस ताकतवर मिसाइल से बौखला गया चाइना। क्या होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का अगला दांव? दरअसल अमेरिका ने फिलीपींस में टाइफोन मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। दरअसल ये क्षेत्र चीन के सैन्य और कारोबारी ठिकानों के बेहद करीब है। इस कदम से चीन तिलमिला उठा है, क्योंकि ये मिसाइल 1200 मील का हमला करने में सक्षम है और सीधे तौर पर चीन के दक्षिणी हिस्से को चुनौती दे रही है। माना यह जा रहा है कि ये कदम एशिया
में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है और चीन के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। टाइफान मिसाइल सिस्टम 1200 मील का हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के बाद पहली बार इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली जमीनी लॉन्चिंग प्रणाली किसी विदेशी धरती पर तैनात की है। चीन के आक्रामक रुख के जवाब में अमेरिका ने यह तैनाती करके स्पष्ट चेतावनी दे दी है। दोस्तों, चाइना ने इसे हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। बीजिंग ने अमेरिका और फिलीपींस से टाइफोन मिसाइल सिस्टम हटाने की मांग कर दी है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए तैयार कर दी बड़ी योजना। $23 बिलियन की होगी कटौती, व्यापार में सुधार की है उम्मीद। दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार की है। भारत अब अमेरिकी सामानों पर $23 बिलियन के टैरिफ को कम करने की योजना बना रहा है। ये कदम भारत को अमेरिका से होने वाली व्यापारिक क्षति को कम करने और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारने में मदद करेगा। भारत ने यह निर्णय लिया है कि वो अमेरिका से आयात किए गए 55% सामान पर टैरिफ कम करेगा। इसके तहत कई अमेरिकी सामानों पर लगने वाले 5 से 30% तक के टैरिफ को घटाया जाएगा। यह कदम अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है और इस फैसले से अमेरिका को $66 बिलियन का निर्यात मिल सकता है। दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका का औसत टैरिफ केवल 2.2% है, जबकि भारत का औसत टैरिफ 12% है। इस अंतर को देखते हुए भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले सामानों पर टैरिफ में कटौती करने का निर्णय लिया है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप की इस टैरिफ धमकी ने कनाडा और भारत को भी नजदीक ला दिया है। खालिस्तान के मुद्दे पर हुआ था इनके बीच तनाव। दरअसल खालिस्तान के मुद्दे पर खराब हुए भारत और कनाडा के रिश्ते इस मामले को लेकर यानी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले मामले को लेकर सुधर सकते हैं। दोनों देश अपने संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के इस नए टैरिफ से भारत और कनाडा दोनों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कनाडा अपने मतभेदों को भुलाकर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की रणनीति बना रहे हैं। कनाडाई अधिकारियों के मुताबिक भारत के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध कनाडा के लिए प्राथमिकता है। हालांकि दोस्तों, भारत कनाडा साझेदारी सफल होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप की इस धमकी ने इन दोनों देशों को नजदीक अवश्य लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ बता दें, ये खबर आपको चौंका देगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान अमेरिका से भी ज्यादा सुरक्षित देश हैं। जी हाँ, आप भी कहेंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और ऐसा कैसे कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में सच है। दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नम्बेओ की नवीनतम सूची के मुताबिक अमेरिका 2025 के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों की सूची में 89वें स्थान पर है। वहीं इस सूची में भारत 66वें स्थान और पाकिस्तान 65वें स्थान पर है। ऐसे में आपको हम बता दें दोस्तों, इस नई सूची में कौन सा देश दुनिया में सबसे सुरक्षित बताया गया है। दरअसल दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की नई सूची में अमेरिका को काफी नीचे स्थान मिला है। इस सूची को नम्बेओ नाम की एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने जारी किया है। इसमें अमेरिका से ऊपर भारत और पाकिस्तान को दिखाया गया है। नम्बेओ की दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों की सूची में अंडोरा 84.7 को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर यूएई को रखा गया है, वो भी 84.5 अंकों के साथ। तीसरे नंबर पर कतर है दोस्तों। चौथे नंबर पर ताइवान, 5वें नंबर पर ओमान, 6ठे नंबर पर आइल ऑफ मैन, 7वें नंबर पर हांगकांग, 8वें नंबर पर आर्मेनिया, 9वें नंबर पर सिंगापुर और 10वें नंबर पर जापान है। जी हाँ, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, भारत अमेरिका से भी ज्यादा सुरक्षित बताए गए हैं इस नम्बेओ नाम की वैश्विक रेटिंग एजेंसी के द्वारा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। हालांकि हमारा सवाल यही है कि एक तरीके से हम भारत अपना सबसे सुरक्षित देश मान सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान किस नजरिए से उन्होंने अमेरिका से भी बेहतर बता डाला। कभी कभी दोस्तों ऐसी रिपोर्टें जारी कर दी जाती है जिस पर सवाल उठने तय माने जाते हैं। आपका भी अगर यही सवाल है दोस्तों तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी AIADMK। अमित शाह जी से मुलाकात के बाद पलानी स्वामी ने बताया पूरा प्लान। दोस्तों, तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल AIADMK के महासचिव के पलानी स्वामी मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी, जिसके बाद चुनावी गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। अब पलानी स्वामी ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर खुलकर बात की और अपना प्लान बताया है। दोस्तों, पलानी स्वामी ने बुधवार को स्पष्ट तौर पर यह बताने से इनकार कर दिया है कि उनकी पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन केवल चुनाव के समय ही बनते हैं। पलानी स्वामी ने पार्टी नेताओं के साथ मंगलवार को अमित शाह जी से हुई मुलाकात के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलनाडु के समक्ष मौजूद कई मुद्दों से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया है। साथ ही साथ बता दें, आगरा में सीएम योगी जी के विमान के इमरजेंसी लैंडिंग ब्रेकिंग सिस्टम में थी दिक्कत। दोस्तों, आगरा से लखनऊ लौट रहे
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के लिए टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने विमान के ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी पाई। इसके बाद विमान की आगरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तुरंत दूसरे विमान से लखनऊ रवाना किया। वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सीएम योगी जी आगरा में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। यह घटना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के 2 दिन बाद हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम आदित्यनाथ जी ने विपक्ष पर राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं, किसानों और आम जनता के लिए स्थिति विशेष रूप से विकट है। ऐसे में आप लोग दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी को 8 साल पूरा करने के लिए, एज ए सीएम पूरा करने के लिए कांग्रेचुलेशन योगी जी जरूर लिखिएगा, बधाई हो योगी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पीस कमेटी की बैठक में बोले संभल के सीईओ अनुज चौधरी, कहा ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बुधवार को संभल में पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इससे पहले भी अनुज चौधरी उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि साल में 52 दिन जुम्मा और 1 दिन होली आती है। जिसको रंगों से परेशानी हो वो घर से नमाज पढ़े। ऐसे में दोस्तों अनुज चौधरी का अब इस बयान पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, ओवैसी का नाम लेकर जगदम्बिका पाल ने कहा वक्फ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किया जा रहा है गुमराह। दोस्तों भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है, खासकर गरीबों, पसमानदा महिलाओं, विधवाओं और बच्चों के लिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक से कोई भी धार्मिक स्थल, मस्जिद या कब्रिस्तान प्रभावित नहीं होगा, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर पर आर पार की जंग, तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह पर सियासी हल्ला। दोस्तों बिहार में इफ्तार पार्टी पर घमासान और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर प्रदर्शन के बीच तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह वाले बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इन दिनों दिल्ली से बिहार तक धर्म को लेकर लामबंदी तेज हो गई है। जैसे जैसे राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपने हिसाब से कमर कस रही है और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पर आर पार की जंग है। बीजेपी जेडीयू बिहार को लेकर पूरी रणनीति तैयार करने में जुटी है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने भी मंथन करना शुरू कर दिया है। दरअसल कल पटना में मुस्लिम संगठनों में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां आरजेडी की ओर से लालू और तेजस्वी प्रदर्शन में शामिल हुए और मंच से जीत की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ हम हैं, एकजुट होकर अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक बिल के विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। इस बिल का हम लोग हर जगह विरोध करेंगे। हम लोग आप सभी के साथ खड़े हैं। सरकार तानाशाह है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, यह बिल पास नहीं होने देंगे। इस लड़ाई में आपके साथ चलेंगे, एक होकर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। दोस्तों तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने निशाना साधा। तारकिशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव इंशाल्लाह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो चुनाव में एक वर्ग विशेष का वोट लेना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के आवाम को धार्मिक रूप से बांटने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों कहीं ना कहीं वक्फ बिल वाले मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी एक तरफा खेलने की कोशिश कर रहे हैं और सारी मुस्लिम वोट्स को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को कन्विक्ट बताने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में आपकी राय, आपका जवाब तो बनता है दोस्तों। साथ ही साथ 1 अप्रैल से होगा यूपीआई में बड़ा बदलाव। एनपीसीआई ने जारी कर दी नई गाइडलाइन। दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बैंकों और यूपीआई एप्लीकेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इस बदलाव के तहत बैंकों और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई के मोबाइल नंबर की जानकारी हर हफ्ते अपडेट करनी होगी ताकि गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी समस्याओं को रोका जा सके। इसके अलावा यूपीआई आईडी असाइन करने से पहले यूजर्स के से साफ तौर पर इजाजत लेना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे लोन के नियम। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि 50,000 रुपए तक के छोटे ऋण पर बैंक किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्जेस या निरीक्षण शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसका उद्देश्य छोटे उधारकर्ताओं को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है। ये कदम छोटे व्यवसायियों, किसानों और कम आय वाले लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। साथ ही साथ 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में अब 50 लाख रुपए तक का होम लोन पीएसएल के तहत आएगा, जो पहले 35 लाख था। दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।